कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार सर आ गए हैं। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार जी, इस सत्र का संचालन कर रहे मेरे मित्र सत्यप्रकाश सिंह जी, सभागार में बैठे हुए मेरे श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर शंभुनाथ जी, भाई प्रभात जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, गुरुदेव बलराज पांडे जी, और इस सेंटर के समन्वयक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, उनके प्रति विशेष आभार कि उन्होंने इस सत्र में आपसे बातचीत करने का मुझे मौका दिया है। साथियों, आज का विषय है, इस सत्र का विषय है स्त्री का प्रश्न, नवजागरण के अंतर्द्वंद, संस्थाएं और विचारक। काफी कुछ कल और आज में, आज के सत्र में भी काफी विद्वान साथियों ने बहुत कुछ बोला। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पुनरावृत्ति न हो, और अपनी बात सुरेश कुमार जी के लेख से, जो इसके पहले वाले सत्र में वक्ता थे, उसी से मैं शुरू करूंगा। स्त्री प्रश्न पर एक उनका लेख स्त्री काल में छपा था। वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर पर लेख है, जिसमें 1911 के जनगणना का उल्लेख है, मन्नन द्विवेदी के हवाले से उल्लेख है। तो जनगणना की मूल जनगणना से वो उल्लेख नहीं है, मन्नन द्विवेदी के किसी लेख से उल्लेख है, और उसमें ये कहा गया है कि 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 साल से कम उम्र की विधवाओं की संख्या 3,85,000 है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बन गया है। इसके बाद भी अगर यह संख्या है तो यह विचार करने योग्य बात है। 3 लाख। और शारदा एक्ट, जो उसके बाद 1921 के बाद एक नई बहस शुरू हुई, जिसमें शारदा एक्ट बना। शारदा एक्ट का जो बुनियादी प्रकल्प है, प्रस्ताव है, उसमें 1911 और 1921 दोनों की जनगणना का उल्लेख है। हरविलास शारदा ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा था ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट में दूसरा डाटा है। मैं उस डाटा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं बस यह कह रहा हूं कि 1920, 21, 22 के लेखकों के मूल के हवाले से अगर हम उस संख्या का निर्धारण करेंगे तो कई बार गलत निष्कर्ष निकलेंगे, क्योंकि उसमें वो डाटा हो सकता है कि उन लेखकों ने ऐसे उसका हूबहू इस्तेमाल न किया हो। डाटा कुछ भी हो, वो संख्या बहुत बड़ी है। हरविलास शारदा के एक्ट में, उस प्रकल्प में, प्रस्ताव में भी जो डाटा है, उसमें 1 साल से कम उम्र की विधवाओं का 1800 जिक्र है। 1 साल की कम उम्र की विधवा 18 साल जिक्र है, और 2 साल से कम उम्र की विधवा का 2300 जिक्र है, और 15 साल से कम उम्र की विधवा का 1,85,368 जिक्र है। यह भी कम बड़ा आंकड़ा नहीं है। अब इसमें केवल ब्रिटिश भारत है कि देसी रजवाड़े भी हैं, या अलग बहस का विषय है। इसमें कौन कौन स्टेट शामिल हैं, वो समाज विज्ञान का, मैं उसका अधिकारिक छात्र नहीं हूं, तो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर भक्ति आंदोलन की उपलब्धि भारतीय नवजागरण है, तो भारतीय नवजागरण की उपलब्धि स्वाधीनता आंदोलन और भारत का संविधान है। अम्बेडकर उसकी एक विराट फलश्रुति है, उस नवजागरण पर। लेकिन यह जो सवाल है, स्त्री का सवाल, यह कैसे है और इसमें कितने अंतर्विरोध हैं, केवल हिंदी प्रदेश में अंतर्विरोध नहीं है। यह कहना कि केवल हिंदी प्रदेश के विचारकों में अंतर्विरोध है, केवल बात की बात है। बंगाल में भी जबरदस्त अंतर्विरोध है, महाराष्ट्र में जबरदस्त अंतर्विरोध है, और महाराष्ट्र के अंतर्विरोध तो बड़े काम के हैं। उन अंतर्विरोधों के बीच से एक बहस निकली है, शारदा एक्ट और ये मैरिज सुधार अधिनियम, यह सब महाराष्ट्र के अंतर्विरोधों के, विचारकों के अंतर्विरोधों से वह बहस निकली है। 1872 का जो नेटिव मैरिज कानून है, वो एक खास घटना पर उसको बदलने की नौबत आ गई और समूचे भारत में तहलका मच गया। बड़े बड़े विचारक, जिन्हें हम गर्व से भारतीय नवजागरण का पुरोधा कहते हैं, उनकी चूलें हिल गई रुकमाबाई के एक खास मुकदमे से।
और रुक्माबाई के मुकदमे ने आग लगा दी। तिलक जैसे व्यक्ति की अंतर्विरोध उजागर हो गए। लेकिन यह बहस उससे पहले से चल रही थी महाराष्ट्र। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोपाल राव हरि देशमुख और विष्णु शास्त्री पंडित ने वीडो मैरिज रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, और प्रभाकर नामक पत्र में गोपाल राव हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक बहस सिलसिला शुरू किया। रुक्माबाई का एक प्रसंग ऐसा आया कि एक महिला, एक लड़की जो ब्याहता थी, उसने हाईकोर्ट में एक तर्क दिया कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बालिग नहीं थी और हमारे पति के बीच संभोग की अनुपस्थिति, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, लिहाजा यह विवाह अवैध है। और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, लड़की को जाना पड़ेगा पति के पास। उसने अपील की, जस्टिस पिन्हे और 2 जजों की बेंच। उसमें अपने आप में यूरोप के जो इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था है उसकी भी जड़ें हिल जाती हैं कि वो किस पृष्ठभूमि से आते। और उस अपील में उसका फैसला, जज ने कहा कि नहीं, लड़की नहीं दी जा सकती। लेकिन वो जिस परिवार की लड़की थी उसके पास इतना बड़ा मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं था। रुक्माबाई डिफेंस फंड बना और इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक बहराम जी मालवारी इस मुकदमे को लड़ने के लिए आगे आए। मैं इसलिए इसका बार बार जिक्र कर रहा हूं कि इस मुकदमे का प्रभाव अखिल भारतीय है, यह केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है। और तिलक जैसे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यह गलत है, रुक्माबाई को जाना पड़ेगा, यह तो हिंदू परंपरा और हमारी व्यवस्था की धज्जी उड़ाना है। और तिलक अकेले नहीं थे, तिलक के साथ जबरदस्त कंजर्वेटिव और हिंदू परंपराओं के निष्णात विद्वान विश्वनाथ नारायण मांडलिक भी थे, जो नेटिव ओपिनियन के संपादक थे। और नेटिव ओपिनियन प्रेस बंबई का बहुत मशहूर प्रेस था और वह भारतीय परंपरा के निष्णात विद्वान थे। उन्होंने ब्रिटेन इंग्लिश के क्लासिक ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया था, संस्कृत के महान ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया था। मांडलिक ने इस मुकदमे को कहा कि नहीं, हम प्रतिनिधि हैं हिंदू परंपराओं के और बिना हमारी राय के आप इसमें। और उन्होंने, तिलक ने तो कहा कि हिंदू भाइयों से पूछा नहीं गया, मांडलिक ने तो उत्साह में आगे बढ़ करके कहा कि यह हो ही नहीं सकता और अपील में यह तुरंत गिर जाएगा, हम इसकी अपील करेंगे और ऊपर अपील करेंगे। रुक्माबाई के केस के बाद बहराम जी मालवारी ने भारत भर के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के जो संपादक थे उनको भी और इंग्लिश पत्रों के जो संपादक थे उनको भी पत्र भेजा, पूरा प्रस्ताव बना के कि इस पर आपकी क्या राय है। और देश भर में उसकी चर्चा हुई, बंगाल में चर्चा हुई और प्रांतों में हुई। हिंदी प्रदेश जिसे हम पिछड़ा कहते हैं या जिन्हें ज्यादा अंतर्विरोधग्रस्त कहते हैं, उसमें भी उसकी चर्चा हुई। इलाहाबाद में एक सभा हुई जिसमें कहा गया कि ये कौन है पारसी जो हिंदू परंपराओं में बोल रहा है। इसका कोई विवरण नहीं है, उस सभा के कोई दस्तावेज छपे नहीं। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने भी उसमें एक भाषण दिया था, उनकी रिपोर्टिंग हिंदी प्रदीप में छपी। उससे पता चलता है कि इलाहाबाद में बहुत सारे लोग उस सभा में आए थे, 30-32 लोग। और बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि ये जो मोटी तोंद वाले सनातन परंपरा के झंडा बरदार लोग हैं, इनको कहां से ज्ञान आ गया कि कोई पारसी हो के हिंदू परंपरा में नहीं बोल सकता। बहराम जी मालवारी एक नागरिक हैं, यह नागरिक सवाल है और हिंदुस्तान के एक जेन्युइन सवाल है, इस पर उनको बोलने का पूरा हक है। यह जानते हुए भी मैं कह रहा हूं कि बालकृष्ण भट्ट ने रुक्माबाई पर अलग से जो लेख लिखा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, नकारात्मक। लेकिन वही बालकृष्ण भट्ट बहराम जी मालवारी के इस पक्ष पर आगे बढ़कर के समर्थन कर रहे हैं। उस लेख का शीर्षक ही है मिस्टर मालवारी के विचारों की पोषकता।
उसमें एक लेख नागरमल मोदी की पत्नी सुहासिनी मोदी ब्यावर की राजपूताना गजट में छपा। ब्यावर की रहने वाली है, राजपूताना गजट में उदयपुर। इसी तरह के बहुत सारी रिपोर्टिंग आप उस दौर के, ये 1884, 83, 85 के दौर के जब जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के पत्र हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे पत्र मिल जाएंगे जो मालवाड़ी के इस रुक्माबाई को, जो सुदूर महाराष्ट्र की है, उसकी गूंज आपको सुनाई पड़ती। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रतलाम के दीवान रघुनाथ राव, मिनिस्टर रतलाम और मिनिस्टर इंदौर, और रतलाम के दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा के बीच एक करेस्पॉन्डेंस है, वो 400 पेज का है। उसका नाम ही है हिंदू मैरिज क्वेश्चन, और वह भी नेटिव ओपिनियन प्रेस से ही छपा, मांडलिक के प्रेस से ही वो करेस्पॉन्डेंस छपा है, जिसमें दोनों के पत्राचार हैं और इसी विषय पर हिंदू मैरिज क्वेश्चन पर पत्राचार हैं और उपनिषद शैली के पत्राचार हैं। एक एक सवाल उत्तर, प्रश्न और उत्तर, इस तरह के सवाल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शारदा बिल का जब आप ड्राफ्ट देखेंगे तो उसकी प्रस्तावना, बिल के प्रारूप, नियम, अधिनियम, उपनियम, खंड, प्रकल्प के बाद अंत में कुछ सवाल जवाब है। शारदा बिल जब बना था तो हरविलास शारदा ने उस बिल को छपवा के और जनता में बंटवाया था राय लेने के। तो वो जो सवाल जवाब हैं, कोई आदमी सवाल करता है कि मान लीजिए कोई 7वीं क्लास में लड़का पढ़ता है, अगर उम्र उसकी और जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है तो क्या उसकी शादी अवैध मानी जाएगी? तो वो जवाब देता है एक आदमी, वो कहता है कि हाँ, अगर सिद्ध हो गया कि अगर उसकी उम्र 18 साल से, लड़की की उम्र 11 साल से कम है, 14 साल से कम है, तो वो तो कहा कि क्या शादी की अवैध हो जाएगी? तो कहता है कि अभी तो इस पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन वो जुर्माने का हकदार होगा। इस तरह से छोटे करीब करीब 25-30 सवाल है। ये शारदा बिल बनाने वालों ने यह शैली उस हिंदू मैरिज क्वेश्चन जो 1884 में बुक फॉर्म में आई है, मेरे ख्याल से संभवतः 1881-82 से 80 से के दौर से वह आपस में वो डायलॉग चल रहा होगा महाराष्ट्र में या गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, दोनों विचारकों के बीच। वो 84 में किताब आई, नेटिव ओपिनियन प्रेस। ऐसी बहुत सारी चीजें उस नवजागरण की बहस में है, जिस एज ऑफ कंसेंट बिल रुक्माबाई के मुकदमे का परिणाम है, वरना वो एज ऑफ कंसेंट बिल आया ही नहीं होता, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसी घटना खड़ी हो गई हमारे सामने कि विवाह संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और विवाह सहमति के कानून की जरूरत पड़ी। तो ऐसा नहीं है, इस नवजागरण ने बहुत सारी चीजों पर इतने सवाल कर दिए कि पुनर्विचार की जरूरत तब भी थी, अब भी है। तो उससे आया एज ऑफ कंसेंट बिल। लेकिन एज ऑफ कंसेंट बिल की बहस में भी आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग बहस है। कोई कह रहा है कि 11 साल की उम्र लड़की की पर्याप्त है, 14 साल की उम्र पर्याप्त है। कोई कह रहा है कि नहीं, 14 साल से और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। 14 साल की खुद बालकृष्ण भट्ट कर रहे हैं कि ये 13 साल की उम्र कौन सी उम्र है शादी करने की, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और एक तरफ मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं कि 9 साल रहना चाहिए। ये तो घोर अन्याय है, आप 11 साल किए जा रहे हैं। अगर लड़की पिता के घर उसको पीरियड आ गया तो धर्म ही चला गया, धर्म गया। बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि हिंदुओं का धर्म इसी तरह की चीजों में आके बस गया है। बेश्या के पास जाने से नहीं जाता है, दलाली करने से नहीं जाता, भ्रष्टाचार, गरीबों पर जुल्म करने से नहीं जाता, वो इस तरह की चीजों में चला जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो सवाल वो लोग उठा रहे हैं। मांडलिक ने यही सवाल तो उठाया था नेटिव ओपिनियन से, उन्होंने यही सवाल उठाया था कि रुक्माबाई को जेल होना चाहिए। इसने सवाल कैसे कर दिया कि हम पति के घर नहीं जाएंगे? और रुक्माबाई के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें विचारकों की महान परंपरा है, उसमें कोई बोलने वाला नहीं था। उसमें जिसे हम थोड़ा सा कम, अपेक्षाकृत कम आधुनिक कहते हैं, रघुनाथ राव जोशी ने अंत में मांडलिक से कहा कि कल्पना करो कि रुक्माबाई की जगह पर तुम्हारी पोती होती तो तुम्हारी यही राय होती।
टी माधव राव के साथ इस मुद्दे पर बहस हुई। उसमें टी माधव राव, नेटिव ओपिनियन के संपादक विश्वनाथ नारायण मांडलिक, इन लोगों ने एक पुरानी दकियानुसी परंपरा को कायम रखने के लिए जिस तरह का आंदोलन चलाया, जिस तरह की लीड ली, वो वैसी लीड हिंदी प्रदेश में नहीं सुनाई पड़ती। ये खुद भाई सुरेश के लेख में ही एकाध इतने मजेदार अंतर विरोध हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। विद्यावती सहगल, जो रामरख सहगल की पत्नी हैं, विधवा विवाह पर अंक निकलते हैं चांद। ये 1923-24 की बात। लेकिन विधवा विवाह के प्रस्ताव पर रामरख सहगल खुद कन्नी काट जाते हैं और कहते हैं कि यह आपद धर्म है, आपद धर्म में ही होना चाहिए। तर्क देते हैं कि आपद धर्म है, उसी में ये हो। इमरजेंसी हैज नो लॉ। वो कहते हैं कि आपद धर्म में चल सकता है। हिंदी प्रदेश में जो लोग विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, कुछ लोग, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनके पास कोई नैतिक, न्यायिक, मानवीय और स्त्री अधिकार की कोई बात है। वो कहते हैं कि ना, अक्षत यौवना, अक्षत यौवना को अक्षत यौन जो है उसी के विधवा विवाह माने। तो ये इतनी तरह की बहस है, उसमें यह बिल आया और स्त्री अधिकार की मुकम्मल अभिव्यक्ति 29 का जो शारदा प्रकल्प है, शारदा बिल है, जिसे हम शारदा बिल के नाम से जानते हैं, और वो आया पढ़े लिखे बैरिस्टर और इंग्लैंड और आधुनिकता के वाले लोगों से नहीं, वो आया आर्य समाजियों के भीतर से। इतना दबाव पड़ा अपनी परंपरा के भीतर कि आप देखेंगे कि खंडेलवाल समाज, खत्री समाज, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, सबने आनंद फानंद में प्रस्ताव पास किया कि विधवा विवाह जायज है, इसको जल्दी ये करिए। आनंद फानंद में 2-3 सालों में 21 से लेकर के 27-28 के बीच आप छोटी छोटी जाति सभाओं की देखेंगे। यही लहुरावीर पर जो सनातन धर्म भारत धर्म महामंडल है, वहां मीटिंग हुई और जल्दी से जल्दी पास किए गए। बहुत जगह से देश भर में, डुमरांव महाराज के स्टेट में मीटिंग हुई, डुमरांव में छोटा सा कस्बा, कानपुर में हुई, फर्रुखाबाद में हुई। जिस आर्य दर्पण प्रेस का जिक्र कर रहे थे भाई, स्त्री किताबों की, हिंदी में कम लोग जानते हैं जिसको सेक्सुअल प्लेजर पर आर्य दर्पण ने किताबें छापी। हिंदी में सेक्सुअल प्लेजर पर आज भी बहुत कम किताबें हिंदी में लिखी है। महिलाओं पर भूगोल की किताबें यहीं से अपने सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल थे और नागरिक चारी सभा के फाउंडर थे राम नारायण मिश्र। उन्होंने महिलाओं के लिए विश्व के भूगोल पतली पतली बुकलेटें बनाई। ये सब विज्ञान परिषद वगैरह की पहले की बात है। और ये हिंदी क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसमें खाली हमारे जो एकेडमिक डोमेन में तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और बंगाल, उसकी चर्चा होती है। बंगाल की कितनी, राजस्थान के स्टेट के छोटे छोटे हिस्सों की कितनी सामग्री पर अभी पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। कृष्ण बिहारी जी की किताब में जो उल्लेख है, उन्हीं संदर्भों को अगर पूरा कर दिया जाए तो बहुत दुर्लभ सामग्री मिलेगी। वहां जो हो रहा था उसी डिबेट में यह है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट बिल है, यह कहां कहां लागू होगा। ये केवल ब्रिटिश भारत में लागू होगा कि देसी रजवाड़? तो कहा गया कि नहीं, देसी रजवाड़ों से कहा जाएगा कि या तो इसी तरह का आप कानून बनाइए या इस कानून को लागू करिए। लागू तो हम कर नहीं सकते वहां, तो इसी तरह से मिलता जुलता आप कानून बनाइए। लेकिन देसी रजवाड़ों में पहले से इस तरह के कुछ दूसरे तरह के कानून थे। जिस विधवा विवाह बंगाल में जिक्र होता है, उसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे एक संपत्ति का विवाद भी है। उस संपत्ति का जो कानून है, जिसे अंग्रेजों ने बार बार बदला, महाराष्ट्र में भी बदला, यहाँ भी बदला, इंदौर मध्य देश में बदला, जहां जहां बदला, विधवा विवाह के मामले, विधवाओं की समस्या का मामला वहां बहुत ज्यादा बढ़ा। जी मूत वाहन का जो दाय भाग है बंगाल में, जो नियम चलता था, उसको निरस्त कर दिया गया और नया कानून बना। उसी तरह महाराष्ट्र में एक नया कानून बना। तो इन नए कानूनों की वजह से संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? चांद वगैरह की रिपोर्ट है कि निम्न ब्राह्मण और कुलीन कायस्थ दोनों अपने यहां कम उम्र की लड़कियों की शादी ऐसे लोगों से करना चाहते हैं जिनकी आमदनी बहुत मोटी हो। कम उम्र की लड़कियों की,
नाबालिग लड़कियों की शादी निम्न श्रेणी के ब्राह्मण और उच्च श्रेणी के कायस्थ ऐसे घरों में करना चाहते हैं जिसमें आमदनी बहुत ऊंची। ये मामला पूरा एक संपत्ति का भी मामला है कि मरने के बाद और अंग्रेजों ने जमींदारों पुरोहितों से मिल करके उस जो दाय भाग का कानून बंगाल में चलता था उसको निरस्त कर दिया, उससे भी संख्या बढ़ी। तो इसमें बहुत सारे कारण और दूसरे कारण हैं उन बहसों में, और इन बहसों से जब जो चीज निकल के आती है, तो मैं कह रहा था कि जो जब यह कानून आ गया एज ऑफ कंसेंट बिल, और एज ऑफ कंसेंट बिल पर जब बहस हुई, इसमें मुकदमे आने लगे, बहुत सारे वो आने लगे। देखिए ये परंपरा कैसे जुड़ती है। मांडलिक की जो बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि हम अपील में जाएंगे और इसको पलट देंगे। ये 1882-83 की जो बहस है जिसको अब बंद कर देना, 1929 में उसका इतना प्रभाव था, या उस ग्रुप का इतना प्रभाव था, उस सेक्ट का इतना प्रभाव था, उसके मानने वाले लोगों का इतना वर्चस्व था कि शारदा बिल में भी यह विवाह अवैध नहीं माना गया। शारदा विवाद में उस विवाह को कहा गया कि यह विवाह ठीक नहीं है, जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है, या 1000 का फाइन हो सकता है, उसे अवैध नहीं करार दिया गया। जबकि अगला कदम अवैध करार, रुक्माबाई के विवाह को ही उसने अवैध करने की चुनौती दी थी कि हमारा विवाह ही वैध नहीं है, तब एज ऑफ कंसेंट बिल आया। लेकिन इस बिल में, शारदा बिल में यह ध्यान रखा गया कि वह विवाह अवैध न हो, और उसमें आप नाम देखेंगे 28 में जो आया, प्रकल्प आया, जो प्रस्ताव आया, ड्राफ्ट आया, उस इतनी बहस हुई कि उस बहस को कह दिया गया एज को लेके कि सिलेक्ट कमेटी को दोबारा भेज दिया जाए। वो सिलेक्ट कमेटी में गया कि सहमति की आयु की एक प्रवर समिति बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवर समिति बनी, और उस प्रवर समिति ने कहा कि हम एक सिलेक्ट कमेटी बनाते हैं, सर मोरोपंत जोशी, आरकाट रामास्वामी मुदालियर, खान बहादुर माथुर, मियाँ इमाम बख्श, श्रीमती ओ ब्रियरी ब्रिडन, रामेश्वरी नेहरू, सत्येंद्र नाथ मित्र, ठाकुर रामदास भार्गव, मौलवी मोहम्मद याकूब, सर मोहम्मद शाह नवाज, MD सांगे। और जब ये बहस पार्लियामेंट में जबरदस्त हुई, जब मालवीय जी लगे कहने कि 11 साल ही होना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे, तो उसमें यह रास्ता निकाला गया कि दोबारा सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। दोबारा यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गए, और इस बार सेलेक्ट कमेटी में मालवीय जी भी डाल दिए गए या आ गए। वो जो हरविलास शारदा ने जो लिखा है कि मैं जिसकी तेजस्वी वक्तृता से प्रभावित हूं और समूचा राष्ट्र हिंदू मन प्रभावित है, आज उससे मैं भिन्न मत देते हुए मुझे गर्व हो रहा है। और उसका तर्क दिया, शास्त्र से प्रमाण दिया। शास्त्र से प्रमाण ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शास्त्र से प्रमाण देना आवश्यक है। जिनसे आप लोहा ले रहे हैं वो शास्त्र की दुहाई दे करके ही जनता में इस बात को फैला रहे हैं, और जनता ही इस कानून के पक्ष में अगर नहीं होगी तो इस कानून को लागू करके आप क्या करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार अच्छी चीजें भी समझदारी के अभाव में लागू नहीं हो पाती। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के महान वैयाकरण हैं। उन्होंने हरिद्वार में रहते हुए नागाओं के जो दिगंबर जो अखाड़े हैं उनके कुंभ मेले का बहिष्कार किया था, और इतना जनता का आक्रोश नौजवानों को खड़ा कर दिया था कि एक बार अखाड़ा हिल गया था। उसके मन में ये हो गया कि कल हम जुलूस, शाही जुलूस निकाले कि न निकाले, और तब मीटिंग हुई हरिद्वार के तट पर। वहाँ की म्यूनिसिपल कमीशन हरिद्वार की उस समय पंडित विजया लक्ष्मी यूपी की वो थी, मिनिस्टर थी, अंतरिम सरकार। और यह मामला आया यहाँ कि एक मास्टर है जो ऐसे ऐसे कर रहा है। मास्टर तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने स्कूल का सस्पेंड कर दिया, मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया, और उनकी पेशी हुई पंडित विजया लक्ष्मी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाता हूँ। तो कहा कि पढ़ाते तो नहीं, आंदोलन भी करते हैं। तो कहा कि पढ़ाता हूँ, पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करता, उसके बाद समय मिलता है तो करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये किसने आपको कहा है कि नागा साधुओं से यह अश्लील है और जुलूस नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि आप महिला हैं, कहा कि नहीं, लेकिन हमारे घर के
तो कहा कि मुझे तो बुरा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा हमारे घर की महिलाओं को बुरा लगता है, आपका मुझे नहीं मालूम, आपको अच्छा लगता है, ये कह दिया। और कह के उन्होंने वहीं से आए पुरुषोत्तम दास टंडन के यहाँ और कहा कि जाके पंडित नेहरू से कह दीजिएगा कि मुझे सबसे उम्मीद थी, पंडित विजयालक्ष्मी से उम्मीद नहीं थी। इस तरह के व्यवहार। और 7 महीने वो सस्पेंड रहे। और अगर उस पर सही लाइन ली गई होती, मैं उसके जायज और वो ठीक है नहीं ठीक है ये हमारा बहस नहीं है, मैं कोई धर्म गुरु और उस परंपरा को सुधारने वाला नहीं है, लेकिन अगर उस पर सही लाइन ली गई होती तो उसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। बाबा रामगिरी निगोशिएशन के लिए तैयार थे, जो अखाड़ा परिषद थे, उन्होंने कहा कि हम मामले को निपटा देंगे और जुलूस ऐसे नहीं कुंभ में निकलेगा, वस्त्र के साथ निकलेगा। रामगिरी पढ़े लिखा है। किशोरीदास वाजपेयी ने जो संस्मरण लिखे हैं रामगिरी पर, वो बहुत भावुक करने वाले। उनकी जो आत्मकथा है उसमें बहुत से गोपन प्रसंग हैं और बड़े बड़े जो चेहरे हैं विद्वानों के, वो नंगा हो जाते हैं। उसमें रामरट सहगल पर भी बहुत सारी चीजें। और एक ऐसा आदमी जो महान वैयाकरण है, लेकिन उसके संघर्ष को, जिसकी बेटा मर गया हो, बेटे की लाश रखी हो और प्रेस में प्रूफ रीडरी कर रहा है, पत्नी को स्टेशन पर बैठाया है और एक प्रेस से रिजाइन देके दूसरे प्रेस में नौकरी करने गया। कैसे कैसे संघर्ष किया उस परंपरा में लोगों ने। तो ये पूरी जो बहस है, वो बहस जितनी जटिल है उतनी ही उसमें संभावनाएं हैं और उसमें तरह तरह के सूत्र हैं। उनके अंतर्विरोधों को अंतर्विरोध कह करके टालने की जगह उसके भीतर से जो निकलने वाली चीज है, जो आगे विकसित होकर के कानून के फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित होती है। और आधुनिक भारत की यह जैसी भी परिकल्पना हमारे सामने, हमारा भारत निर्मित हुआ स्वाधीनता आंदोलन का भारत, वो उसी नवजागरण की फलश्रुति है, उसी की देन है। यह विविधता और विविधता को एक साथ लेकर चलने की संभावनाएं, वो सब उसी नवजागरण की विशेषताएं हैं, जो भक्ति आंदोलन में भी है। ये कुछ सवाल हैं स्त्री को केंद्र में रख करके। भारतेंदु की एक टिप्पणी है कि स्त्री अगर व्यभिचारी हो जाए और पुरुष विषयी तो यह ठीक नहीं। चाहते तो भारतेंदु यह भी कह सकते थे कि पुरुष अगर व्यभिचारी हो जाए और स्त्री विषयी, ये नहीं कहा। एक ही काम के लिए एक व्यभिचारी और एक विषयी। और ऐसा भारतेंदु नहीं, बंकिम के यहाँ भी, दुर्गेश नंदिनी की जो विमला है उसके स्टैंड में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे। इसके आधार पर अगर हम कहेंगे, हम अगर यह मान लेंगे कि हिंदी प्रदेश के प्रतिनिधि प्रताप नारायण मिश्र ही हैं तो बहुत पिछड़ा निष्कर्ष निकालें। हम अगर यह मान लेंगे कि हिंदी प्रदेश की जो भी आवाज है या महाराष्ट्र के आंदोलन की जो भी आवाज है वो विश्वनाथ नारायण मांडलिक हैं, तो हम एक महाराष्ट्र की आधी अधूरी महाराष्ट्र के नवजागरण की निकालें। तो उन बहसों के भीतर बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर ध्यान देना, उन संभावनाओं के अंतःसूत्र को आज के दौर में रेखांकित करना और उस दौर में भी रेखांकित करना कि इन अंतर विरोधों के वास्तविक कारण क्या हैं, यह मुकम्मल अध्ययन के वास्तविक अध्ययन की पद्धति हो सकती है। मैं तो लोभ में था कि अपना समय राजकुमार सर को दूं और वो औपनिवेशिक आधुनिकता पर उनको सुनूं। मेरे मन में कुछ सवाल थे, आप विद्वज्जनों के बीच उसे शेयर करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है और इन्हीं सवालों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत